अमेरिका ने भारत के साथ टैरिफ वॉर पर जारी तनाव को लेकर थोड़ा नरमी दिखाई है। तो क्या ट्रंप सरकार का इसे भारत के आगे सरेंडर मान लिया जाए, क्योंकि 25% टैरिफ हटने के अब संकेत मिल रहे हैं। रूसी तेल पर बेसेंट ने एक बयान देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तो क्या है टैरिफ के कम होने की इनसाइड स्टोरी, और अब भारत को क्या होगा इसका फायदा, आज बताएंगे आपको। वहीं उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ आप और सपा माघ मेले के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है, वहीं बैकफुट पर चल रही कांग्रेस के लोग ही उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आखिर क्या नाराजगी है पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की, जो उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, और अब नया ठिकाना उनका क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन से बड़ी खबर है। उज्जैन में हिंसा के बाद पुलिस ने बेहद सख्त रवैया अपनाया है और 18 दंगाइयों को पुलिस हिरासत में ले लिया है। इन उपद्रवियों ने माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की और अब सलाखों के पीछे हैं। सीसीटीवी फुटेज से एक एक तस्वीर की छानबीन की जा रही है। तो क्या है अब इस पर अपडेट, ये भी बताएंगे आपको। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसका इंतजार सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को था। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत पर लगा अतिरिक्त 25% टैरिफ हटाया जा सकता है। यह टैरिफ भारत पर रूस के तेल खरीदने के लिए लगाया गया था। स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद में खासी गिरावट आई है। ऐसे में 25% टैरिफ को वापस लेने की राह अब खुल रही है। अब राजनीतिक जानकार इसे ट्रंप सरकार का भारत के आगे सरेंडर मान रहे हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के बयान ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल मचा दी है। इस बयान को भारत के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी मीडिया संस्था है पॉलिटिको, जिससे बातचीत में बेसेंट ने कहा कि भारत की रिफाइनरियों में रूसी कच्चे तेल की खरीद अमेरिकी टैरिफ के बाद लगभग खत्म हो गई है। उन्होंने इसे अमेरिका की कूटनीति की बड़ी कामयाबी बताया है। बेसेंट का कहना है कि टैरिफ अब भी लागू है, लेकिन इन्हें हटाने का एक रास्ता है, अगर भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति की रणनीति में थोड़ा बदलाव करे। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक ड्यूटी लगाने की बात कही है। इसे लेकर भी वहां चर्चा हो रही है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी ऊर्जा नीति इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत पर ही आधारित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत इस बिल पर नजर बनाए हुए है, लेकिन 140 करोड़ की जनता के लिए सस्ती ऊर्जा उसकी पहली प्राथमिकता है। आरोप तो यह भी लगा कि यूरोप भारत से रिफाइंड तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से रूस की जंग को फंड कर रहा है। बेसेंट का कहना है कि रूसी कच्चा तेल भारत में रिफाइन होकर यूरोप पहुंच रहा है, जिससे असल फायदा रूस को होता है। इस बीच यूरोपीय संघ और भारत के बीच जो प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को लेकर के हलचल तेज है, जिसे लेकर भी अमेरिका उस पर निगाह बनाए हुए है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। तो 2 अरब लोगों और वैश्विक GDP के 25% हिस्से वाले इस समझौते को लेकर यूरोप भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। तो अब देखना होगा कि 25% टैरिफ में राहत की खबर कब तक आती है। अभी तो सिर्फ संकेत मिले हैं। और उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी दल अपनी कमर कस चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यहां तगड़ा झटका लगा है। सवाल यह है कि कोर वोट बैंक भी अब कांग्रेस का साथ छोड़कर जा रहा है। इसके पहले बिहार में शकील अहमद ने लंबा पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा था, और अब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ चले हैं पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी। पार्टी के पश्चिमी क्षेत्र के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए वो पार्टी में आए थे वो नहीं हो पा रहा। अब ऐसे कौन से काम थे जो हो नहीं पा रहे थे, इसका भी उन्होंने खुलासा किया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी काफी समय से घुटन महसूस कर रहे थे। पार्टी की कार्यशैली और आंतरिक हालात से खुद को बड़ा असहज महसूस हो रहा था, लेकिन संगठन में उनकी भूमिका को लेकर वो नाराज थे। पार्टी के लिए जो सुझाव देते थे उसे अनसुना कर दिया जाता था। तवज्जो नहीं मिलने से वो उपेक्षित महसूस हो रहे थे। इसकी वजह से वो नाराज थे। हालांकि उन्होंने किसी भी व्यक्ति पर सीधा आरोप नहीं लगाया है, ना ही केंद्र पर, ना ही राज्य स्तर पर।
शनिवार 24 जनवरी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ 1, 2, 4 नहीं, 10, 12 भी नहीं, 72 नेताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ी है, जिनमें लगभग 2 दर्जन तो पूर्व विधायक ही शामिल है। पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है, वो भी ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण राज्य होने के बावजूद उसमें 2027 के चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस यहां अपनी सियासी जमीन अभी तलाश रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़ी सभी जिम्मेदारियों से स्वयं को मुक्त कर लिया है। उन्होंने इसे अपना व्यक्तिगत फैसला भी बताया है। इस्तीफे के बाद उन्होंने अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस में अपने सभी साथियों के साथ वो इसलिए शामिल हुए थे कि जातिवाद और संप्रदायवाद के साथ हो रहे अन्याय की लड़ाई लड़ी जा सके, लेकिन कांग्रेस में ये लड़ाई वो नहीं लड़ पा रहे। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ इस्तीफा देने वाले सभी लोगों से उन्होंने मशविरा किया था, इसके बाद सहमति बनी और एक साथ सभी ने आकर इस्तीफा दिया और जनता की लड़ाई अब लड़ी जाएगी। तो अभी अपनी बात पर अपनी कुछ शर्तें उन्होंने रखी हैं। अगर वो शर्तें उनकी मानी जाएगी तभी वो आगे फैसला करेंगे। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो आगे किस दल में जाएंगे, किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और आइए इधर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो उज्जैन का तराना इलाका दंगाइयों ने दहला दिया था। गुरुवार की रात और शुक्रवार को हिंसक अराजक हो रहे दंगाई अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इन सब ने नमाज के बाद जमकर बवाल काटा। इलाके के लोगों का कहना है कि खाकरीपुरा मस्जिद में नमाज के बाद एक साथ दंगाई निकले और 200 से ज्यादा दंगाइयों ने पथराव किया, तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, उज्जैन उनका गृह क्षेत्र है। बावजूद इसके दंगाइयों में खौफ नहीं दिखा। दंगाइयों ने एक साथ हिंदुओं के पाठक शेरी मोहल्ले में जाकर हमला किया, घरों को ईंट पत्थर और तलवार डंडों से निशाना बनाया। इस पूरे मामले की शुरुआत 22 जनवरी की रात को हुई थी, जब बजरंग दल के नगर मंत्री सोहिल ठाकुर पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं। इसके अगले दिन 200 दंगाइयों ने भीड़ में इकट्ठा होकर पूरे मोहल्ले के घरों को टारगेट किया। यहां उपद्रवियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, तोड़ फोड़, पथराव, आगजनी करके लोगों को डराने की कोशिश की। मंदिरों को, घरों को टारगेट कर पत्थर बरसाए गए, घरों में आग लगा दी गई, बस फूंक दी गई और अब इस मामले में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। अब तक 18 दंगाइयों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उज्जैन के तराना में भारी पुलिस फोर्स अब भी तैनात है। फिलहाल हालात कंट्रोल में है। पूरे इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। आला अफसर भी यहाँ मौजूद हैं। ड्रोन से घरों की छतों पर निगरानी रखी जा रही है। तराना इलाके में पुलिस फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी चप्पे चप्पे की हो रही है। हिंसा के दौरान जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, उन दंगाइयों की पहचान की जा रही है। दंगाई चेहरे पर नकाब बांधे हुए थे, सिर पर टोपी थी, लेकिन हाथ में लाठी, डंडे और तलवार लहरा रहे थे। इन सब दंगाइयों ने जुमे की नमाज के बाद हिंदू मोहल्ले पर जाकर हमला किया, जिसकी भनक भी प्रशासन को नहीं थी। दंगाइयों ने एक बस में आग लगाई, 11 बसों में तोड़फोड़ की और 6 से ज्यादा घरों पर पत्थरबाजी की। इसके अलावा 10 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने आकर मोर्चा संभाला और हालात को काबू में किया। अब इस पर उज्जैन में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 2 लोगों का आपसी विवाद था, उसके बाद गलतफहमी की वजह से इसे हिंदू मुस्लिम लड़ाई का रंग दिया जा रहा है। एसपी प्रदीप शर्मा का कहना है कि सीसीटीवी की मदद से दंगाइयों की पहचान हो रही है, कोई भी दंगाई बच नहीं पाएगा। हिंसा को लेकर सीएम मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी दंगाई को छोड़ना नहीं है। तो फिलहाल पुलिस हालात कंट्रोल में किए हुए है, लेकिन किसी एक बात को लेकर अचानक इतनी बड़ी अराजकता प्रश्न चिन्ह तो लगाती है, सवाल तो खड़े होते हैं। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।